हेलो फ्रेंड्स, आई एम काजल। वेलकम टू माय न्यू चैनल काजल ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं सीडीपी का 30 क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ना, वो सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, तो उसी का क्वेश्चन है। और ये 1 फरवरी 2023 का पेपर 1 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आप लोग पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जो भी इस बार सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। अगर आप लोग भी इस बार सीटेट का एग्ज़ाम दीजिएगा तो प्रीवियस ईयर ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करती हूँ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास किससे प्रभावित होता है? तो विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से, सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से। तो देखिए, बच्चे का जो विकास होता है ना, वो हर तरीके से प्रभावित होता है, चाहे वो विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारक हो, स्कूली माहौल हो, सामाजिक पारिवारिक प्रभाव हो। बच्चे का विकास ये तीनों रूप से ही प्रभावित होगा। अगर बच्चे को सही माहौल मिले, अगर उसे वातावरण अच्छे तरीके से मिले, तो उसका विकास क्या होगा? अच्छे तरीके से प्रभावित होगा। तो ये आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, अभिभावक और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि पेरेंट्स और टीचर दोनों को यह समझना चाहिए कि बच्चे क्या है, वो उनके प्रति हमेशा क्या करे, वो फीलिंग जो है वो हमेशा पॉजिटिव रखे। ये ना सोचे कि बच्चे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हमेशा क्या करे, उसे मोटिवेट करे। तो ये तो कथन सही लग रहा है। और इसका रीज़न है कि बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। क्योंकि बाल्यावस्था जीवन का क्या अनोखा काल है। इस एज में बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, बहुत छोटे बच्चों की सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद्यालय समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, सहपाठी समूह समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, या मुद्रक संचार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्योंकि परिवार जो है समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। क्योंकि बच्चे परिवार में जन्म लेते हैं, बोलना, पढ़ना, लिखना, सीखना, हर चीज़ वो परिवार में ही सबसे पहले सीखते। इसीलिए परिवार जो है समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन प्यारे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लग जाते कि वस्तु के आँखों से ओझल हो जाने पर उसका जो अस्तित्व है वो खत्म हो नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संवेदीगामक अवस्था, ठीक है। ये जो स्टेज होता है ना, ये जन्म से 2 वर्ष तक का रहता है। और इस स्टेज में जो है ना, बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट परमानेंस की, वस्तु स्थायित्व को ही ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण होता है ना, वो इसी स्टेज में आ जाता है। यानी कि बच्चा जो है ना, अपने दिमाग में वस्तु की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी क्या करता है, ढूंढ लेता है। शारीरिक रूप से चीज़ों को इधर उधर करना, किसी चीज़ को पकड़ना, अपने भावों को रोकर व्यक्त करना, जो चाहिए उसे दिखाकर अपनी बात कहना, इसके क्या है, प्रमुख लक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलिए, अब 5th क्वेश्चन है, कंकरों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकरों के समूह मिलकर 4 कंकरों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? तो ये जो है ना, संरक्षण होगा इसका आंसर। क्योंकि कंजर्वेशन से मतलब है कि वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानने व समझने की क्षमता से, किसी वस्तु के रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, 5th का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते 6th क्वेश्चन पे। निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क डैश को चरण को दर्शाता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा परंपरागत। कोहलबर्ग जो है ना, वो उन्होंने 3 लेवल दिए थे और 6 स्टेज दिए थे। तो सेकेंड लेवल जो होता है ना परंपरागत, उसमें जो उन्होंने 3rd स्टेज बताया था,
अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, तो ये उसी के बारे में कि बच्चे जो है ना इसमें क्या करते हैं कि अच्छा काम करते हैं ताकि लोग क्या करें, उसकी तारीफ़ करें। अगर वो निशा जो अपना गृह कार्य नहीं पूरा करती तो उसे शर्मिंदा, टीचर उन्हें बोलती, डांटती तो उन्हें शर्मिंदा फील होता। इससे बचने के लिए जो है वो क्या करती, अपना गृह कार्य पूरा करती कि टीचर मुझे गलत ना बोले, ठीक है। तो वो अच्छा बनना चाहती है, इसलिए वो अपना गृह कार्य पूरा कर रही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा परंपरागत, ठीक है। उसके बाद है लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश और डैश के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा थर्ड नंबर, सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक। लेव वाइगोत्स्की है ना, वो हमेशा से सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा पे ही बल दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थी को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। क्या करना चाहिए उसे? ये बात कर रहा है जेडपीडी, मतलब जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब जेडपीडी क्या होता है? तो वाइगोत्स्की ने जो है ना शिक्षक के रूप में अनुभव के दौरान यह जाना कि जो बालक जो है ना अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ठीक है, अगर उन्हें थोड़ा सा निर्देश, थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। तो इस तरह से वाइगोत्स्की ने संभावित विकास को माना है, ठीक है। और एक हाँ, इसके फोल्डिंग क्या होता है? देखिए इसके फोल्डिंग का मतलब है पार या ढांचा, मतलब वयस्कों द्वारा की जाने वाली जो टेम्पररी हेल्प होता है ना या गाइडेंस, उसी को इसके फोल्डिंग कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, पहली कक्षा का जो बच्चा है वो भाषा के कालांश में क्या होता है, शिक्षक की मदद से किसी शब्द की पहली आवाज़ को पहचानना सीखा और उसके बाद उन्होंने उन शब्दों की पहली आवाज़ को भी पहचानना सीख लिया जो उनको सिखाए या बताए भी नहीं गए थे। तो क्या हो गया, थोड़ा सा हेल्प मिला तो क्या हुआ, बच्चा वो खुद से भी पढ़ने लगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? तो अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीके को, पाठ्यक्रम को पूरा करने को, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र को, या विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। देखिए जब भी आ जाए टीचर सेंटर्ड, करिकुलम सेंटर्ड या परीक्षा केंद्रित, तो हमेशा क्या होगा, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि क्लास जो है हमेशा क्या होना चाहिए, वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। विद्यार्थी के मत और अनुभव को वहाँ प्राथमिकता मिले। एक प्रगतिशील कक्षा वही कहलाएगा जहाँ पे विद्यार्थी के फीलिंग्स को, उसके अनुभव को, उसके मत को क्या हो, महत्वपूर्ण माना जाए, ठीक है। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब चलते 10th क्वेश्चन पे, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो है बुद्धि के बारे में बहुत सी बुद्धि कई प्रकार के होते हैं उन्होंने बताया था, लगभग 9 प्रकार की बुद्धि होती है, तो उनकी थ्योरी है। और इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा थर्ड, कि व्यक्तियों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। जी हाँ, कई प्रकार के व्यक्ति है और सभी में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। ऐसा नहीं कि सभी में एक ही प्रकार की बुद्धि हो, सभी व्यक्तियों में क्या होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि के स्तर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अब है समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार कक्षा का माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? मुद्रक, संपन्न और संसाधनपूर्ण। जी इसका बिल्कुल फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि अगर प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, उसको मतलब संसाधनपूर्ण होता है, जो क्या हो, वो TLM हो, उसमें हर तरीके से बच्चे जिस तरीके से सीखे उस तरह का वहाँ पे क्या हो, माहौल होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इस माहौल को जो है सुसाधित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर। जेंडर क्या होता है? तो सामाजिक संरचना द्वारा निर्मित होता है। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। जेंडर जो होता है ना वो सामाजिक संरचनाओं के द्वारा निर्मित होता है। अगर वही सेक्स की बात करें, लिंग की, तो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वंशागत कारकों द्वारा निर्धारित होता है। लेकिन जेंडर क्या होता है, वो सामाजिक संरचना होता है। जेंडर समाज ने ही बनाया है, ठीक है। आगे है, जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाने पर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाक्षणिक प्रकार्यता, ठीक है। 14 क्वेश्चन है,
कि रचनात्मक मूल्यांकन निम्न से किस लिए प्रभावी होता है। विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करना, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, विद्यार्थियों के अधिगम प्रति समझाने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके, या विद्यार्थियों के नामीकरण, वर्गीकरण और विशेषण विद्यालय के निर्दिष्ट करना। देखिए, कहीं भी बच्चे को नामीकरण, लेवलिंग की बात आ जाए तो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, ठीक है। और ये फर्स्ट है कि हमेशा भय पैदा करना, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और हम बच्चे में कभी भी एक दूसरे से तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि बच्चे क्या है वो अधिगम के प्रति समझने से ताकि उन्हें क्या हो, हमेशा सहायता की जा सके। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब है फिर अभी कथन वाला क्वेश्चन आ गया। एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। जहाँ पे बच्चे जो है क्या अपनी जो भी उनके मन में विचार है चर्चा करें, बहस करें, तो उसका रीज़न दिया हुआ है कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अगर हम बच्चे को उनके बोलेंगे कि आपके अंदर जो भी है विचार है आप उनको चर्चा कीजिए, ठीक है, तो ये तो सही है। लेकिन वही बोल रहे हैं कि एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये तो बिल्कुल बोल रहा है कि भाषा और विकास संबंधित नहीं है, बिल्कुल संबंधित एक दूसरे से। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ए सही है और आर गलत है, ठीक है। 16 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशील विकार का प्रारूपिक लक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, आवेगशीलता। देखिए, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशील का आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, वो आवेगशीलता ही रहेगा। जिसके अंदर ये डिजीज है ना, वो आवेगशीलता ही रहेगा। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। 17 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम आवश्यकताओं जैसे कि पठन वैफल्य, गुणज वैफल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, अधिगम आवश्यकता तंत्रिका संबंधी और वातावरण दोनों तरह के कारकों से क्या होती है, प्रभावित होती है, ठीक है। 18 क्वेश्चन है कि श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा। श्रवण बाधिता मतलब जो सुन नहीं सकते, उसके लिए कौन सा जो हम कैसे पढ़ाएंगे कि उसके लिए क्या होगा, प्रभावशाली नहीं होगा। तो ये आंसर हो जाएगा 2, व्याख्यान विधि। जो सुन नहीं सकता है अगर हम उसको व्याख्यान देंगे, बोलेंगे, तो वो क्या समझ पाएगा, बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। जो सुन नहीं सकता है उसको तो देख तो सकता है, उसको दिखाएंगे, उसको संकेत में बताएंगे, क्रिया करके बताएंगे, तो इससे वो सीखेगा। लेकिन हम व्याख्यान देंगे तो वो नहीं सीख पाएगा। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है। जो प्रतिभाशाली बच्चे उसको पूरा करने के लिए कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन 2 हो जाएगा, मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना। देखिए, मानकीकृत पाठ्यचर्या होता है ना, ये हमेशा क्या है, नेगेटिव वर्ड है, मानकीकृत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है ना, लचीलापन हम लोग को रखना चाहिए, मानकीकृत नहीं। तो यहाँ आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा। देखिए, स्वलीनता मतलब होता है खुद में ही लीन रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। ये क्या हो जाएगा, प्रभावी होगा। उसके बाद देखिए, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 21 क्वेश्चन देखिए कि अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं, ठीक है। वयस्कों की निष्क्रिय निकल द्वारा, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, व्यवहार के अनुकूलन द्वारा, या असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण द्वारा। देखिए, जब भी कंठस्थीकरण की बात आए ना, रटने की बात आए, तो हमेशा गलत होता है, ठीक है। और जहाँ भी निष्क्रिय की बात आए वो भी गलत होगा। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा। अधिगम जो है ना होता है ना, वो सबसे बेहतर तब होता है जब बच्चे अपने कोई भी चीज़ अपने वातावरण से कनेक्ट करके सीखते हैं, ठीक है। हमेशा वो वातावरण से एक्टिव संलग्नता द्वारा सीखते हैं। तो अधिगम क्या होता है, ज़्यादा बेहतर सीखते हैं, अच्छे से प्रभावित होता है अधिगम, ठीक है। उसके बाद है 22 क्वेश्चन है कि विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो उसके जीवन से संबंधित होती है। नहीं, उनको कैसे भूलेगा, जो बच्चे के जीवन से रिलेटेड हो बच्चे तो उसे जल्दी नहीं भूलेंगे। प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है, ये भी सही है कि अगर हम उसके प्रासंगिक संदर्भ से पूछेंगे तो बच्चे नहीं भूलेंगे। तो थर्ड है, असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है। जी हाँ, अगर हम बच्चों को असंबंधित, हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं और उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं बताएंगे और खंड खंड में बताएंगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है।
पौधरोपण के लिए मिट्टी तैयार कैसे की जाती है? a+b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है? भारत को आज़ादी कब मिली थी? अगला लीप वर्ष कब होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, जो प्रक्रिया के तहत चलती है, जैसे पौधा रोपने के लिए मिट्टी कैसे तैयार करेंगे, तो इसमें एक प्रक्रिया से ये चीज़ गुजरेगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। 24th क्वेश्चन है, अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम ऐसा रखेंगे तो बच्चे तो सीखेंगे ही नहीं। संप्रत्य मानचित्र के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए? नहीं, हमें हतोत्साहित नहीं, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए? कंपटीशन के लिए उसे प्रोत्साहित करेंगे? भी नहीं, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करने चाहिए। बच्चों के क्या है, हमेशा नॉलेज के सृजन को अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तभी अधिगम क्या होगा? सुसाधित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब 25th क्वेश्चन देखिए, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस करने, उन्हें मदद करने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 4th नंबर। देखिए, जैसे उन्हें समान तरीके हम समस्या देंगे सबसे पहले, और उन्होंने जो पहले की थी उस पर बोलेंगे कि आप थिंकिंग कीजिए। तो इससे क्या होगा? उसको जो सवाल हल करने में क्या होगी? हेल्प मिलेगी, जो उन्होंने पहले से ही किया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर 4th हो जाएगा। फिर 26th क्वेश्चन है कि अभिकथन है, एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना ज़रूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। बिल्कुल ज़रूरी है। अगर हम ऐसा माहौल तैयार करते जहां बच्चे के अंदर जो भी मिसकंसेप्शन है वो व्यक्त कर रहे हैं, उनके अंदर जो भी भ्रांतियाँ वो बता रहा है, तो अच्छी बात है ना। और इसका रीज़न दिया है कि भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे भ्रांतियों पर चर्चा करेंगे तो फिर टीचर उन्हें सही गाइडेंस देगी, बताएंगी कि नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे। तो क्या है, ये अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। और भ्रांतियों पर चर्चा करने के क्या होगा? भ्रांतियाँ जो है बच्चे के से दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ए और दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 27th क्वेश्चन है कि विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे डैश के भाव को महसूस करें। मतलब विद्यार्थी सीखने के लिए कब अपने आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे? जब वो खुशी का अनुभव करेंगे। ठीक है, अगर वो निराश होंगे तो वो तो नहीं सीख पाएंगे ना। अगर शर्म में होंगे फिर भी नहीं सीखेंगे, कुंठा में होंगे फिर तो और नहीं सीखेंगे। लेकिन अगर वो खुशी महसूस करते हैं ना, तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है और वो बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद है, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? महारत अभिमुखी लक्ष्य। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब विद्यार्थी को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, किसके लिए? तो महारत अभिमुखी लक्ष्य के लिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 29th है, निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? कुपोषण, विद्यार्थियों में सहभागिता, दंड, अभिसंज्ञान। देखिए, तो इसका आंसर होगा ना 4th होगा, अभिसंज्ञान। अभिसंज्ञान मतलब होता है मेटाकॉग्निशन, जो खुद के सोच के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अगर हम खुद सोचेंगे कि हमने कहाँ गलती की, तो हम क्या उसमें सुधार करेंगे, तो हम खुद सकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे, और मेरी जो लर्निंग होगी बहुत अच्छी तरीके से होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में डैश भूमिका निभाते हैं। कौन सी भूमिका निभाते हैं? सक्रिय, निष्क्रिय, अधीन, नगण्य। तो हमेशा क्या है, बच्चे क्या है, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? सक्रिय। कभी बच्चे को निष्क्रिय, अधीन, नगण्य नहीं समझना है। हमेशा बच्चे को जो है सक्रिय ज्ञान का निर्माता समझना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कि विद्यार्थी जो है ज्ञान सृजन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों का CDP का 30 क्वेश्चन था, जो सीटेट में पूछा गया था। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।